Assalamu alaikum students. Now today basically we will discuss chapter number 3. But before starting chapter number 3, I want to discuss some problems which are in chapter number 2. That is, these problems are related to uncertainty principle and other topics which we were discussed in last lecture. The problem 3.2 of Mossadegh is that the rest mass of newly discovered particle was measured to be 3097 MeV. This particle was expected to decay into particles of smaller mass. What is the mean time interval between production and decay for these short-lived particles? The uncertainty in energy was 0.063 MeV. Now, basically, we have to find out we have to find out delta t. Okay, basically, what is the mean time interval? We have to find out delta t. So due to this, we have the relation delta omega delta t. We were discussed in last lecture. That is last lecture. Here we will discuss here that is delta omega delta t and delta E delta t is approximately equal to h over 2 pi. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था. अब यहाँ से हमारे पास सिंपल ये वैल्यू आ जाएगी और ये डेल्टा टी की वैल्यू है. डेल्टा टी इज इक्वल टू h ओवर 2 पाई ओवर डेल्टा ई. h ओवर 2 पाई डेल्टा ई इसको इस तरह से लिख सकते हैं. यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि हमें सब कुछ गिवन है. डेल्टा ई भी गिवन है और इसको हम उसमें चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी. सिंपल न्यूमेरिकल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें. इसके बाद ये है कि इसी के मुसद्दिक के ही कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं. ये आपने करने हैं एज एन असाइनमेंट. ये सारे जो मैं आपको दे रही हूँ ना, ये मैं आपने असाइनमेंट के तौर पे इनको लिखना है, अपने नोट्स बनाने हैं. ठीक है, तो टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे इसमें यूजिंग द क्लासिकल. बहरहाल ये जो है ये बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप लोग कर लोगे. कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, और ये जो है इसके बाद ये है कि प्रॉब्लम 3.2 है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये भी बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, आप लोग सब कर लोगे. ठीक है, उसके बाद है द वेवलेंथ ऑफ द येलो स्पेक्ट्रल इमिशन लाइन ऑफ सोडियम इज 589 नैनोमीटर. At what kinetic energy would an electron have the same de Broglie wavelength? ठीक है, अब आपने ये वाला फॉर्मूला जो है ना वो डेविसन एंड जर्मर जो मैंने लास्ट ये लेक्चर में आपको करवाया था, सॉरी लास्ट लेक्चर में जो आपको मैंने करवाया था, ठहरे यहाँ से. अब इसमें जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर करवाया था यहाँ पे आप इसी वाला फॉर्मूला यूज करोगे. ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. ठीक है, ये यानी लेमडा और इज इक्वल टू h ओवर एम वी है. ठीक है, एम वी की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2 एम के ई. ठीक है, ये जो एम वी है इसकी जगह पे आप लिखोगे अंडर रूट 2 एम के ई. ठीक है, तो लेमडा आपको गिवन है इस असाइनमेंट में. लेमडा आपको गिवन है 589 नैनोमीटर. ठीक है, एच आपको पता है. ठीक है, 2 एम के ई जब आप यहाँ पे पुट करोगे एम वी की जगह पे तो आपके पास आ जाएगा 2 एम के ई. तो एम की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे न्यूमेरिकल में एम क्या है, इलेक्ट्रॉन. तो एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे और काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो 589 सब कुछ आपको पता है, सिर्फ आपने काइनेटिक एनर्जी इधर से कैलकुलेट करनी है. ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल आप छोड़ दें. 3.4 3.5 जो है वो भी इस तरह से, एन इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एन इन्फिनिट वेल ऑफ डेप्थ 5 to 53 pm इज इन द ग्राउंड स्टेट 9 n is equal to 1. पहले आपने n is equal to 1 निकालना है. हाउ मच एनर्जी
must it absorb so as to jump to the third excited state n is equal to 4. ठीक है, आपने पहले n is equal to 1 निकालना है, फिर आपने n is equal to 4 के साथ निकालना है। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? एनर्जी का फार्मूला। एनर्जी का फार्मूला है, यहाँ से आपको ये यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने किया था, ये वाला, ये एनर्जी का फॉर्मूला आप यूज करोगे। ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर ओवर 8m एल स्क्वेयर। ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है जो आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है। मैं आपको असाइन कर दूंगी टास्क, तो आपने इसको ये सबमिट करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हमारा बेसिकली जो लेक्चर है वो ये वाला ये लेक्चर है जो हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है नेक्स्ट चैप्टर आपका है द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो हम मुसद्दिक से भी करेंगे और थोड़ा सा हम बाइज़र की बुक से भी करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये है कि बेसिकली हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करना है। यू नो दैट इंट्रोडक्शन अगर हम इसका देखें तो उसमें ये है कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल न्यूक्लियस। वी ऑल नो दैट एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स with a nucleus with a number of electrons some distance away। ठीक है, अब इसमें ये है कि हमारे पास जो है एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल न्यूक्लियस है, उसमें ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विद अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सम डिस्टेंस अवे। ये तो हम सब जानते हैं। It is tempting to think that the electrons circle the nucleus as planets to the sun। अब इसमें ये भी हमें पता है कि हम इस तरह से हम इमेजिन करते हैं कि जो जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे हैं, जिस तरह से सन के गिर्द प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, बट बेसिकली क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो इस तरह से नहीं कहती, स्टेबल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के को डिनाई करती है। लेकिन हम फिर इसको जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर क्लासिकल थ्योरी जो है वो इसको डिनाई कर रही है तो फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नील्स बोहर ने क्वांटम आइडिया दिया था। इसके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम आइडिया दिया था, क्वांटम आइडियाज टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्ट्रक्चर इन 1913। ठीक है, उसने ये मॉडल दिया था, उसमें ये कहा था कि उसने मॉडल उसमें ये कहा था कि जो एटम की पिक्चर है वो हम क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसने प्रोवाइड्स अ वेरिएबल ट्रांजिशन टू द मोर एब्स्ट्रैक्ट क्वांटम थ्योरी। उसने बेसिकली क्वांटम थ्योरी दी थी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, और उसके बाद ये है कि उसने ये कहा था कि बेसिकली हम जब न्यूक्लियर एटम की बात करते हैं किसी भी एटम की, तो हम ये कहते हैं कि एन एटम इज लार्जली एम्प्टी स्पेस। ठीक है, उसने ये कहा था नील बोहर ने कि जो एटम है वो बेसिकली उसमें ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है, और उसमें ये है कि जो इसमें ये एक और भी बात वो जानते थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एटम है उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और वो क्या है? एटम्स। दैट ऑल एटम्स कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स को ये भी ऑब्जर्व किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो लेकिन एज अ होल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई अगर वो एज अ होल एटम न्यूट्रल होता है तो कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल भी होंगे अंदर। अब वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन से हैं और किस तरह से अरेंज हैं, ये जो है ये सब जो है डिस्कस किया। उसके बाद ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जे.जी. थॉमसन,
उन्होंने 1898 में ये कहा कि एटम्स जो हैं वो एटम्स आर जस्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड लम्प्स ऑफ मैटर, यानी बेसिकली एटम्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड लम्प्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनके अंदर उस पॉजिटिवली चार्ज्ड लम्प के अंदर एम्बेडेड हैं, मतलब उसके अंदर ऐसे घुसे हुए हैं जैसे हम ये कहते हैं कि कोई भी फ्रूट केक है और फ्रूट केक के अंदर जो है वो किशमिश, आपने सुना होगा रेजन्स या किशमिश जो है, जैसे फ्रूट केक के अंदर किशमिश होती है, इसी तरह ही जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये है कि उसने जो जे थॉमसन ने ये प्रिडिक्ट किया, ये ऑब्जर्व किया कि इस तरह से उसने पिक्चर बनाई। अब बिकॉज जे थॉमसन हैड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिस्कवरिंग द इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ये है कि जे थॉमसन ने ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है, और उसने ये कहा था कि बेसिकली अब लेकिन इसके बाद जो है बेसिकली इस आइडिया को भी थोड़ा सा फिर नेक्स्ट जो है वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने ये कहा कि फिर क्योंकि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे एक और भी एटम के अंदर जो है एक और भी पार्टिकल है और वो है न्यूक्लियस। ठीक है, वो ये किसने ऑब्जर्व किया, किसने डिस्कवर किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कहा कि उसने उसने बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स को यूज किया और वो बम्बार्ड किया उसने एटम पे। ठीक है, गोल्ड पार्टिकल्स, गोल्ड उसने पार्टिकल्स लिए थे, उन पे ये बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स को। हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल्स जो है बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स जो है बेसिकली हीलियम एटम्स हैं, और उस पे जो चार्ज होता है वो +2e के इक्वल होता है। ठीक है, उसका मैं एटॉमिक नंबर +2 के इक्वल होता है, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो उसका चार्ज है वो +2e है, तो इसका मतलब है ही फाउंड दैट एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस। ठीक है, उसने ये ऑब्जर्व किया, ये डिस्कवर किया कि जब अल्फा पार्टिकल्स को उस पर बम्बार्ड किया जाता है तो वो एक दरमियान में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे वो एकदम से स्कैटर हो जाता है, वहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर हो जाती हैं। और उसका ये रीज़न उसने कहा कि वहाँ पे एक पार्टिकल है, एक न्यूक्लियस है इन विच इट्स positive charge which has positive charge and nearly all its mass, और वहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सारा मैस जो है उसके अंदर कंसंट्रेट है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी स्पेस थी जहाँ से तो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं विदाउट स्कैटरिंग गुजर जाते थे, और कुछ स्पेस ऐसी थी जहाँ पे वो स्कैटरिंग होती थी। तो इसका मतलब ये है कि वैसे जो एटम है उसमें एम्प्टी स्पेस भी है, तो being largely empty space, it is easy to see why most alpha particles go right through a thin foil. ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा गुजर जाते थे विदाउट स्कैटरिंग, and however when an alpha particle happens to come near a nucleus, the intense electric field there scatters it through a large angle। यानी कि वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर्स हो जाते हैं थ्रू लार्ज एंगल। So the atomic electrons being so light do not appreciably affect the alpha particles. All the atoms of any one element turn out to have a same unique nuclear charge. Same unique nuclear charge. So it means कि same unique nuclear charge. So basically
and from here, and this charge increased regularly from element to element in the periodic table. The nuclear charge always turned to be multiples of plus E. अच्छा, इसमें ये है कि बेसिकली हमारे पास जो है वो एटम्स जो हैं उन पे कोई ना कोई चार्ज होता है, और वो चार्ज जो है वो एलिमेंट टू एलिमेंट इंक्रीज होता जाता है इन द पीरियोडिक टेबल। द न्यूक्लियर चार्ज, अब इसमें हम वो चार्ज जो है ना वो बेसिकली हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर। आपको सबको पता है कि जो एटॉमिक नंबर है हर एलिमेंट का चेंज होता है, वो एटम टू एटम चेंज, एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज होता है इन द पीरियोडिक टेबल जो है। और ये बेसिकली द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम। ठीक है, तो atomic number of the element we know that protons each with a charge plus E provide the charge on a nucleus, so the atomic number of an element is the same as the number of protons in the nuclei of its atoms। ठीक है, ये तो बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने क्या देखा कि हमने कहा कि जिसमें हमने सबसे पहले तो कहा कि हम जनरल पिक्चर तो जानते हैं कि एक एटम है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके गेट मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जो है वो बेसिकली जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो इस चीज़ को डिनाई करती है। तो फिर क्या किया, नील बोहर ने क्वांटम एक्सप्लेनेशन की इसकी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, और उसने ये कहा कि जो हमारे पास एटम जो है उसमें बेसिकली वो एम्प्टी स्पेस होती है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन उन पे चार्ज नेगेटिव होता है। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं तो चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन एज अ होल जो है एटम न्यूट्रल है। तो फिर उसमें क्या ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से न्यूट्रल होता है और उसकी किस तरह से वो अरेंज होता है। ठीक है, उसके बाद जे थॉमसन ने कहा कि उसने एक पिक्चर ये बताई कि एक जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज लंप है और मेटल का, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इस पिक्चर को भी मतलब बेसिकली इस आइडिया को भी जो है वो चेंज, वे भी आइडिया चेंज हो गया। और इसको चेंज किसने किया, उसने क्योंकि अभी यहाँ तक इस जे थॉमसन ने ये नहीं बताया था कि यहाँ पे सेंटर में कोई न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन उसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गोल्ड मटेरियल पे। तो वहाँ से उसने ये कहा कि ही फाउंड दैट देयर इज एन न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द एटम और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके गिर्द मूव करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है इस पिक्चर को इस ये जो बेसिकली ये पिक्चर है ये किसने फाइंड आउट की, रदरफोर्ड मॉडल ने था, इसमें इसने फाइंड आउट किया। और उसके बाद जो है इसके बाद ये भी हुआ, पता चला कि जो हर एलिमेंट का के ऊपर चार्ज डिफरेंट होता है, और ये एलिमेंट टू एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल चार्ज डिफरेंट होता है। और चार्ज को बेसिकली हम कहते हैं कि दैट इज द एटॉमिक नंबर, एंड दिस एटॉमिक नंबर डिपेंड्स ऑन द number of electrons or number of protons of the atom in the atom। ठीक है, ये तो हो गया बेसिकली। अब नेक्स्ट जो है दैट इज द जो एक एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया, वो किसने कैलकुलेट किया, रिडबर्ग ने। ठीक है, उसको क्या हम कहते हैं, बॉमर रिडबर्ग फार्मूला। ये मैं आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँ।